शुरुआत करने से पहले मैं आपको सूत्रों के हवाले से एक जानकारी देना चाहता हूँ। एक बार एक स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया। इस प्रोग्राम में उन्होंने अपने स्टेट में ऐसे अधिकारियों की आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वगैरह इस लेवल के अधिकारियों की एक लिस्ट बनानी थी जो किसी भी सिचुएशन में अपने फर्ज से समझौता ना करते हों। अब ये लिस्ट बन के तैयार हुई, उनका पूरा प्रोफाइल, उनके असाइनमेंट्स, कहाँ कहाँ उन्होंने समझौता किया, कहाँ नहीं किया। तो एंड रिजल्ट ये निकला कि पूरे स्टेट में एक भी सरकारी अधिकारी ऐसा नहीं है जो किसी भी स्टेज में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ये स्टेट कौन सा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है कि अगर नौकर काम छोड़ दे तो मालिक को तो काम करना ही पड़ता है। अब अगर हमारे देश का नौकर, मतलब कहें भी देश की मालिक जनता है, अगर डेमोक्रेसी को मान भी लें, तो इसमें जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार से तनख्वाह पाते हैं, वो सब एक तरह से आम जनता के नौकर हैं। अगर ये नौकर काम करना छोड़ दें तो मालिक को तो काम करना ही पड़ेगा। अब अगर आप, मैं और हम सब अपने आप को इस देश का मालिक आम जनता होने के नाते समझते हैं, तो आपको बतौर मालिक अपना काम अब खुद करना पड़ेगा। और यहीं से हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको 3 अलग अलग किस्से बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक गाड़ी जा रही थी और अचानक से कोई व्यक्ति आया, उसने बंदूक की नोक पे ड्राइवर को बाहर निकाला और गाड़ी लेके फरार हो गया। पुलिस स्टेशन वाले आए और सीसीटीवी कैमरा ढूंढने लगे, वगैरह वगैरह, तलाशी लेने लगे। तो वहाँ एक समझदार आदमी था, उसने कहा जी ऐसा है कि क्या आसपास कोई पब्लिक गैदरिंग या कुछ ऐसा हो रहा है? तो पुलिस वाले कहते नहीं जी हमें तो नहीं पता, ऐसा कुछ सिरसा में तो नहीं हो रहा है। तो उसने कहा जी आसपास किसी और शहर में। पुलिस वालों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो उसने कहा कि ये साथ लगते पंजाब का एक शहर है, यहाँ पे पब्लिक गैदरिंग है और किसी पॉलिटिशियन ने आना है या कुछ कार्यक्रम है, तो आप ये सूचना पंजाब पुलिस को दो कि हमारे यहाँ से किसी ने गाड़ी छीन ली है और गाड़ी का नंबर ये है। तो उन्होंने पंजाब पुलिस को सूचना दी और पंजाब पुलिस ने वो गाड़ी उसी पब्लिक प्रोग्राम में वारदात करने आए कुछ लोगों से बरामद कर ली और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कहने का मतलब ये भी, पुलिस जो वारदात हो चुकी है उस पे इतना सीरियस नहीं होती जितना होने वाली वारदात को लेकर सीरियस होती है। मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। 24 जनवरी 2017 डेरा का एक बड़ा कार्यक्रम होता है 25 जनवरी को, जहाँ बहुत भीड़ होती है। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर गया। मेरे पास उस समय मारुति की जैन गाड़ी हुआ करती थी। तो मैंने अपनी गाड़ी डेरा के हॉस्पिटल के बाहर, जहाँ 20-50 गाड़ियां पार्क थी, मैंने वहीं अपनी गाड़ी लाइन में पार्क कर दी। अब जब मैं कार्यक्रम सुन के आया तो बाकी गाड़ियां वैसी की वैसी खड़ी थी, मेरी गाड़ी वहां से गायब थी। आमतौर पे क्या था, भी नो पार्किंग अगर कहीं हो तो वो उस समय पब्लिक मूवमेंट ज़्यादा होती है, तो वहाँ एक टोइंग वैन थी प्राइवेट डेरा की, वो वैन गाड़ी को उठा के ट्रैफिक ग्राउंड ले जाती थी। लेकिन वहाँ सिर्फ मेरी गाड़ी गायब थी, बाकी कोई गाड़ी गायब नहीं थी। मेरी डेरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बनती नहीं थी, इसलिए मैंने डायरेक्ट किसी से पूछने की बजाय सीधा पुलिस को कॉल किया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। तो 4-5 पुलिसकर्मी टाटा सुमो में तुरंत बैठ के हॉस्पिटल के पास पहुंचते हैं और गाड़ी ढूंढने लगते हैं। जो प्राइवेट टोइंग व्हीकल होता है उसको पकड़ते हैं कि भाई तुमने गाड़ी उठाई तो कहाँ रखी। तो वो जब भी कोई गाड़ी उठाता था अपनी एक लिस्ट बनाता था, तो उस लिस्ट में मेरी गाड़ी का नंबर नहीं था और ये गाड़ी चुराई गई थी। अब गाड़ी हम सारी जगह ढूंढ चुके, गाड़ी हमें नहीं मिली। पुलिस परेशान थी भी, आखिर कोई इतनी सारी गाड़ियों को छोड़ के इतनी पुरानी गाड़ी क्यों चोरी करेगा। हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने एक छटियों का छोर था। जैसे वन छटी होती है कपास निकलने के बाद जो बचती है, ये छटी डेरा में इकट्ठी की जाती थी वहाँ के किचन लंगर घर को चलाने के लिए। तो यूँ कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा छटियों का ढेर था, पहाड़ सा बना हुआ था। तो मैं उसमें चला गया। वहाँ पे पहरेदार बैठते थे भी कहीं आग ना लग जाए, कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट ना हो।
तो मैं उसमें गया और मैंने देखा कि मेरी गाड़ी एक पहाड़ बना है, उसके पीछे छटियों के ऊपर चढ़ाई हुई है और उसके ऊपर छटियां गिरी हुई है, मतलब छुपाई हुई है वहां पे। अब मैंने पुलिस को बुलाया और वो गाड़ी, क्योंकि चाबी मेरे पास थी, मैंने गाड़ी नीचे उतारी और जब मैं इस गाड़ी को बाहर ले जाने लगा तो मेरे को वहाँ के पहरेदार रोकने लगे, बोले ये गाड़ी आप बाहर नहीं ले जा सकते। मैंने पुलिस को बुलाया और पूछा उनके सामने भी ये गाड़ी मैं क्यों नहीं बाहर ले जा सकता, तो बोले भी ये डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, इस गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं देना। पुलिस वालों ने थोड़ा धमकाया पहरेदारों को और उन्होंने वो गाड़ी जाने दी। ये घटना यूं नहीं कह सकते भी डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे परेशान करने के लिए कर रही थी, लेकिन ये घटना कुछ इंडिकेट करती थी। उस समय पुलिस ने गौर नहीं किया और 31 जनवरी 2017 के दिन मारुति 800 में पंजाब के मोड़ मंडी के अंदर एक बम ब्लास्ट हुआ और इस बम ब्लास्ट में 4 बच्चे जिंदा जल गए और 3 अन्य लोग मारे गए और आज भी कई लोग घायल हैं या अपंग हो चुके हैं इस बम ब्लास्ट की वजह से। एक तीसरी घटना मैं आपको और बताता हूँ, सितंबर 2024 की है। अमृतसर के अंदर 40 से 45 चोर इकट्ठे आते हैं और एक कोल्ड स्टोर से 2 करोड़ या 3 करोड़, अलग अलग खबरों के हिसाब से 6 करोड़ का ड्राई फ्रूट चोरी करके ले जाते हैं। इस घटना के बाद बड़े स्केल पे एक अलर्ट जारी होता है। अब पुलिस थानों की फाइल में ये केस लगभग क्लोज हो चुका है, लेकिन इंटेलिजेंस की फाइल में ये केस अभी तक खुला है। इन चीजों को जहन में रखिए और पंचकुला हिंसा के बारे में सोचना शुरू कीजिए। पच्चीस अगस्त 2017 के बाद 3 अलग अलग खबरें आपने मीडिया में डेरा को लेकर देखी होंगी। डेरा में सैकड़ों नरकंकाल है, डेरा में बेहिसाब पैसा दौलत है और डेरा में एक बहुत बड़ा हथियारों का जखीरा है। दरअसल जो आश्रम बनाया गया वो रंग नगरी जिस तरीके से खड़ी की गई उसे अब कंकाल कोठी कहा जा रहा है और खबर यह है कि राम रहीम के उसी कंकाल कोठी यानी आश्रम में जमीन के नीचे तकरीबन 600 लोग दफन हैं और अगर खुदाई हुई तो ये नरकंकाल राम रहीम के पाप का यानी गुरमीत के पर्दाफाश करेंगे, उसके पाप का। सबसे पहले हम आपको राम रहीम से जुड़ी खबर बताते हैं क्योंकि सिरसा के आश्रम से इतने हथियार बरामद हुए हैं, अगर सेना की 1 से अधिक टुकड़ी के हाथ सशक्त करने हो तो वो हथियार पर्याप्त रहेंगे। डेरा से सर्च ऑपरेशन की टीम को भारी मात्रा में कैश करेंसी मिली है। 7,000 रुपए की पुरानी करेंसी भी मिली है। इसके अलावा बाबा की सल्तनत में चलने वाले प्लास्टिक के सिक्के मिले हैं। पैसा गिनने के लिए सर्च ऑपरेशन टीम 100 बैंक कर्मियों को भी अपने साथ ले गई। 1000 जवान पोर्ट कमिश्नर AKS पवार की लीडरशिप में लगभग 700 एकड़ में फैले डेरा की जांच करते हैं, तलाशी लेते हैं और इन्हें तलाशी में कुछ नहीं मिलता। अब ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। कैसे है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। 24 अगस्त 2017 को रविंदर सिंह ढुल नाम का एक वकील हाई कोर्ट में जाता है कि पंचकुला में कुछ लोग जमा हो रहे हैं और इन्हें देख के कुछ डर लग रहा है और थोड़ी लाइफ जो है वो अनस्टेबल हो गई है, उथल पुथल हो रही है। तो कोर्ट में बाकी सबको बुलाया जाता है और पूछा जाता है तो वहाँ बताया जाता है कि धारा 144 लगी और उसके बाद बहुत सारे लोग जमा हो गए और ये धारा 144 22 अगस्त 2017 को लगा दी जाती है। अब जब कोर्ट कागज देखती है तो धारा 144 में एक लाइन जानबूझकर नहीं लिखी जाती, क्या कि 4 या 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं। फिर 24 अगस्त 2017 को शाम को दोबारा एक ऑर्डर जारी होता है जिसमें ये लाइन लिख दी जाती है, लेकिन तब तक जो काम होना था वो हो चुका होता है। मतलब पंचकुला में लोगों का जमा होना स्वाभाविक नहीं था, ये सरकार की सहमति थी भी लोग पंचकुला में इकट्ठे हों। दूसरा, अगर आप उस दिन के कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ें तो कोर्ट ने ऑर्डर में साफ लिखा भी जो कानून तोड़े
उससे सख्ती से निपटा जाए और पंजाब और हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करे कि जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो अवेलेबल हों और पुलिस ऑफिसर्स के पास मजिस्ट्रेट की पावर हो, ताकि वो पावर जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सकें। मतलब हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्शन दे रही है भी आप ऐसा सिस्टम बनाओ भी पुलिस के पास ही मजिस्ट्रेट की पावर्स हों और मजिस्ट्रेट की पावर वो जरूरत पड़ने पे इस्तेमाल कर सके। ये तकनीकी वर्ड है, इसको सरल भाषा में बताता हूँ कि पुलिस को ऐसी पावर दे दी जाए कि पुलिस बिना किसी परमिशन किए डायरेक्ट सामने वाले पे गोली चला सके, क्योंकि आमतौर पे पुलिस मजिस्ट्रेट की मर्जी के बिना गोली नहीं चला सकती सिवाय सेल्फ डिफेंस के। तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर दे रही है। अब 25 अगस्त 2017 की सुबह सुनवाई होती है और इस सुनवाई में हाई कोर्ट बोलती है ऑर्डर में ऑन रिकॉर्ड, जो ओपन कोर्ट में बोला वो अलग है। अगर कोई हिंसा या आगजनी या कोई लूट मचाता है तो उससे बलपूर्वक निपटा जाए। जो पुलिस फोर्स है और पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको खुली छूट होगी कि वो किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी स्तर की कार्रवाई कर सके और कोई भी एक्शन लेना चाहें तो ले सके। ऐसे में सरकार को ये निर्देश दिया जाता है भी आर्मी को भी स्टैंड बाय पे रखा जाए और अगर जरूरत पड़े तो उनको भी फंक्शनल कर दिया जाए। अब इसको इस तरह से समझिए भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर को हाई कोर्ट ओवर रूल कर रही है कि भाई आपको ये काम करना है और करना होगा और इसकी तैयारी कर लो। मतलब 25 अगस्त को क्या होना है ये हाई कोर्ट अच्छी तरह जानती थी। क्यों? वो घटना से एक दिन पहले मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस ऑफिसर्स को भी ऐसे ऑर्डर देना चाहती थी कि वो जरूरत पड़ने पे अपने लेवल पे गोली चला सकें। और 25 अगस्त को जब ये ऑर्डर नहीं सरकार ने पास किया तो यही ऑर्डर कोर्ट ने खुद पास कर दिया कि भी पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को खुली छूट है, जैसे मर्जी निपटो। और फिर उन्होंने क्या किया ये आप सभी को बताइए। पुलिस ऑफिसर चाहे कितना भी सीनियर हो और एक मजिस्ट्रेट, इन दोनों में फर्क ये होता है कि जो फोर्सेस होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव मोड में काम करती हैं और जो ऑफिसर्स जो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं ये कंस्ट्रक्टिव मोड की तरफ सोचते हैं या प्रिकॉशनरी सोचते हैं। इसलिए जो फायरिंग की पावर है वो फोर्स को डायरेक्ट नहीं दी जाती। इसे एक रिटायर्ड आर्मी जनरल के स्टेटमेंट से समझें। एक देश में एक निजाम हो सकता है, 50 निजाम नहीं हो सकते। अगर सिरसा हरियाणा में, लेट मी आस्क यू डायरेक्ट, अगर सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा वाले रॉयट करते हैं तो पुलिस को एक अच्छा टफ मैजिस्ट्रेट ऑर्डर देता, चलाओ गोली, नोबडी कैन टेक द लॉ इनटू हिज ओन हैंड, चलाओ गोली चलाओ। और 36 एक दिन में भारत के नागरिक मर जाते हैं, 4 घंटे के अंदर 36 नागरिक मर जाते हैं। कोई पेलेट गन नहीं चली, कोई वाटर होज नहीं चला, कोई छर्रे नहीं चले साहब, सीधा गोली चली, 36 नागरिक वहां पे गिर गए। किसी पुलिस वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ? किसी ह्यूमन राइट ग्रुप ने बवाल खड़ा किया? लेकिन अगले दिन साहब वहां पे पूर्ण रूपेण शांति थी। अब इस स्टेटमेंट से आपको समझ में आएगा कि क्यों फोर्स को फ्री हैंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि फोर्स को ये नहीं अंदाजा होता कि जब एक नागरिक प्रताड़ित होता है या उसे इस तरह से मारा जाता है तो उसका आउटकम एक ऐसे आतंकवादी के रूप में भी आ सकता है जो पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए सोचने का काम एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब आईएएस लेवल के लोग होते हैं उनका होता है और एक्शन लेने का काम फोर्स का होता है। अब ये आपको समझ लेना चाहिए भी 24 अगस्त 2017 को हाई कोर्ट के फुल बेंच को ये पूरी जानकारी थी कि 25 अगस्त को क्या हो सकता है और किस लेवल का बैकअप तैयार होना चाहिए। इसके उल्ट इस तरह से सोच लीजिए भी जो तैयारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही थी अपने एंड पे, या यूं दिखाया उन्होंने भी हमने कोई तैयारी ऐसी इतनी नहीं की है, भी ऐसा कोई इशू नहीं है, उसको भी हाई कोर्ट अपने लेवल पे इंश्योर कर रही थी भी ये होनी चाहिए। तो लोग जमा हो रहे थे पंचकुला में
लेकिन आर्मी 23 अगस्त 2017 को अपनी टैंक रेजिमेंट के 2 स्क्वाड्रन लेके सिरसा में आ गई थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। सिविलियंस के खिलाफ आर्मी टैंक लेकर आई है तो कोई हवा में काम नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंस इनपुट है और उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि डेरा के अंदर कुछ ऐसे हथियार भी हैं जिसका सामना सिर्फ टैंक कर सकते हैं। और इससे पहले आपने टैंक कहाँ देखे हैं? टैंक देखे होंगे आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार में, और ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या हुआ ये लगभग सभी को पता ही होगा। तो ये टैंक 23 तारीख को आए, लेकिन ऑफिशियली इन्होंने रिपोर्ट किया ऑन रिकॉर्ड 25 तारीख को सुबह डीसी सिरसा को। अब लोग पंचकुला में जमा हो रहे हैं, जो डेरा प्रमुख हैं वो पंचकुला में जाएंगे, तो सिरसा में टैंक की आवश्यकता क्यों थी? अब सिरसा में जो हुआ वो मैंने आपको पहले बताया भी, कैसे 6 लोग 7 लोग जो मारे गए वो मैंने आपको बताया ही था। अब ऐसे में सिरसा में टैंक क्यों आए थे? हाई कोर्ट बोल रही है भी फ्री हैंड है, फोर्स कुछ भी करे। आर्मी टैंक लेके 1-2 नहीं टैंक 2 स्क्वाड्रन के अंदर कितने टैंक आते हैं ये आप टैंक रेजिमेंट के किसी जवान से पूछ लीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई भी, एक जो रेजिमेंट होता है या एक जो सेक्शन होता है टैंक का, वो करीब 12 टैंक लेकर चलता है, और अगर 2 स्क्वाड्रन होंगे तो 24 टैंक होंगे। लेकिन जो चशमदीद सिरसा में थे उन्होंने 4 या 5 टैंक ही शायद देखे थे। लेकिन इतने टैंक भी सिविलियंस के खिलाफ क्यों आए? उसके बाद अब हाई कोर्ट ने जो माहौल बनाया, जो ऑर्डर्स दिए, उसका हवाला लेते हुए पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं पे, बच्चों पे, जवानों पे करीब 50 मीटर दूर से गोलियां चलाई। और जो तस्वीरें आपके सामने आई हैं वो छुपी नहीं है, ये तस्वीरें अखबारों में छपी हैं। अब मुख्यमंत्री इस चीज पे क्या सफाई देते हैं ये आप देख सकते हैं। जी, लेकिन राम रहीम के मामले में राम रहीम के मामले में हमने हर प्रकार की सावधानी बरती। कोर्ट ने कहा कि उनको यहाँ लेकर के आओ, और वहाँ हमने उनको उपस्थित किया। उपस्थित करने में अब चूंकि कोर्ट का आदेश था कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए और कोई सख्ती जरूरत पड़े तो गोली भी चलानी चाहिए, तो इस प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई, इसमें कोई आमने सामने का क्लैश नहीं हुआ। अगर पत्थरबाजी हुई और फोर्सेज के ऊपर पत्थर लगने लगे या मीडिया के लोगों के ऊपर पत्थर लगने लगे, उस समय पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करने के लिए फोर्स को उपयोग करना था, ये कोर्ट का ऑर्डर था। मतलब पुलिस ने गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई, पुलिस ने गोली किसी और को बचाने के लिए नहीं चलाई। जिस तरह से पुलिस गोली चला रही है उसमें पुलिस तक पत्थर पहुंच नहीं सकता, और अगर पत्थर पहुंच भी जाए तो ये घटनाएं बहुत होती हैं। आप किसान आंदोलन में देखिए, आप कश्मीर में देखिए, तो किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई जाती, ये आम रूल है। लेकिन यहां पुलिस ने गोली चलाई और इसका ठीकरा फोड़ दिया गया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे मुख्यमंत्री द्वारा। मतलब सरकार का गोली चलाने में कोई रोल नहीं है, ये गोली हाई कोर्ट ने चलवाई। अब क्या हाई कोर्ट इस तरह के ऑर्डर दे सकती है? मतलब हाई कोर्ट को होने वाली वारदात का पता था, क्या वो वारदात की साजिश में शामिल थी, या फिर उसे सब कुछ पता था भी कोर्ट क्या फैसला सुनाने वाली है, उसके बाद क्या वारदात होगी? तो फिर हाई कोर्ट ने ये स्टेप क्यों नहीं लिया भी क्यों ना 2 दिन फैसला डिले कर दिया जाए, पहले पंचकुला को इवैक्यूएट कर लिया जाए, सिरसा को इवैक्यूएट कर लिया जाए और डिप्लोमेटिक तरीके आजमाए जाएं। ये चीज हाई कोर्ट ने क्यों नहीं सोची? अब जुडिशरी कल्पनाओं पे नहीं चलती। जुडिशरी में पार्लियामेंट या विधानसभा से कानून बना के दिए जाते हैं। 2 पक्ष होते हैं जिसमें एक पक्ष पीड़ित कह देते हैं, दूसरा पक्ष पीड़ित करने वाला कह देते हैं, और कोर्ट ये देखती है भी कौन कितना गलत है कितना सही है, और कानून की किताब खोलती है, उसके हिसाब से फैसला सुनाती है। अब अगर कोर्ट बिना कानून की किताब खोले नागरिकों को गोली मारने का आदेश दे रही है घटना होने से 1 दिन पहले ही, इसका मतलब कोर्ट के पास एक तरफा पुख्ता सबूत आ चुके हैं, जहां उन्हें पता है कि जो भीड़ है उसके पास किस तरह के हथियार हैं, वो किस लेवल की तैयारी के साथ है और किस तरह का डैमेज कर सकती है। तभी वो सरकार को ओवर रूल करके खुद ये सारे ऑर्डर पास कर रही है। दूसरा, जब चेकिंग होती है डेरा की तो वहां से कुछ बरामद नहीं होता, सिर्फ 12,000 रुपए बरामद होते हैं, और ये 12,000 रुपए भी लोगों ने जमा करवाए होते हैं जो वहां सेवा करने आते हैं।
कि अब हम क्या माने, क्या हाई कोर्ट को इंटेलिजेंस डाटा गलत दिया गया, क्या उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियोस बना के दिखा दिए गए, या फिर कोर्ट खुद सिविलियंस की हत्या की साजिश रच रही थी। हम मान लेते हैं भी कोर्ट सही होगी, लेकिन अब चेकिंग के दौरान कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। सब कुछ हाई कोर्ट ने अपने कंट्रोल में रख के करवाया, सरकार के हाथ में कुछ नहीं दिया। तो ये मान लें कि जो कोर्ट कमिश्नर AKS पवार था और उसके साथ जो 5000 जवान अलग अलग फोर्सेस से आए थे, उनके जो कमांडर थे, क्या वो बिकाऊ हो गए? भी उन्होंने देश के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई थी जहां पे वो टैंक लेके आए, सब कुछ लेके आए और वो सारे बिक गए, उन्होंने सारा हथियार, पैसा, नरकंकाल गायब कर दिए? क्या ये मान लें? ये भी छोड़िए। तीसरा, जब ये सब कुछ नहीं मिला तो जिस इंटेलिजेंस एजेंसी ने या जिस ऑफिसर की लीडरशिप में ये सारे इनपुट्स दिए गए होंगे, जहां पर उस ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, भी उसकी गलत रिपोर्ट के कारण हमने 42 लोगों की हत्या करवा दी। क्या कोर्ट ने कोई एक्शन लिया? क्या मिलिट्री कोर्ट में या चंडीगढ़ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर ये सब सही है तो फिर ये मान लें कि डेरा की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतनी शातिल थी कि उन्होंने इतना सब कुछ प्लान किया और सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ उनको घेरा भी, बावजूद इसके वो एक भी इलीगल बंदूक नहीं ढूंढ सके, वो एक भी रुपया ब्लैक मनी नहीं ढूंढ सके, वो एक भी नरकंकाल नहीं ढूंढ सके। मतलब जिस दौर में डेरा की 80% मैनेजमेंट या तो गिरफ्तार हो चुकी थी या फिर फरार थी कि पुलिस उन्हें पकड़ रही है, तब ये सब कुछ पुलिस, आर्मी सबकी नाक के नीचे हो गया। क्या ये मान लें? और उसके बावजूद 6 नवंबर 2019 को जिस तरह से सारी धाराएं डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन से हटाई गई, तो वो इस तरह से लगभग जमानत पे बाहर आए भी। अगर उनको अब सजा हो भी जाए तो मुश्किल से 6 महीने की होगी। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब अमृतसर में सितंबर 2024 में घटना घटी जो आज तक इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड में खुली है, जबकि पुलिस फाइल में बंद हो चुकी है। और ये घटना जहां 42 लोगों की हत्या हुई, हाई कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर देके करवाई जो ऑर्डर वो कानूनन नहीं दे सकती। इसे इस तरह से समझिए कि किसान आंदोलन के समय जनवरी 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा भी बलपूर्वक प्रोटेस्टर्स को उठा दिया जाए और एक इनडायरेक्ट सेंस दिया गया भी गोली चलाने का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये बात कही गई तो जस्टिस बोबड़े उस समय चीफ जस्टिस थे, उन्होंने क्लियर कहा कि हम अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहते, या यूं कहे भी हम अपने हाथों पे खून नहीं देखना चाहते। मतलब कोर्ट को अच्छी तरह अंदाजा होता है भी एक सरकार, एक फोर्स किस तरह से कोर्ट का मिसयूज कर सकती है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मिसयूज हुआ था या पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट खुद ये सब साजिश रच रही थी? इसे अगले स्टेप पे समझिए कि अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद कोर्ट में जो पिटीशन 24 अगस्त को लगी थी, इसमें ऐड होते होते करीब 100 पिटीशंस और ऐड हो गई और कोर्ट ये कार्रवाई फुल बेंच पे आज तक कर रही है। 8 साल हो गए हैं कि जो नुकसान हुआ पंचकुला में या हिंसा की वजह से, इसकी भरपाई कौन करे? क्या इसकी भरपाई डेरा करे या इसकी भरपाई सरकार करे? अब क्या हाई कोर्ट ये फैसला सुना सकती है भी इसकी भरपाई डेरा करेगा? चलो इसको अलग तरीके से समझते हैं। 24 अगस्त या 25 अगस्त के ऑर्डर में कोर्ट ने ये कहा भी जो भी हिंसा करे या कुछ भी करे उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हो, और अगर जो ऐसा काम कर रहा है या उकसा रहा है उससे नुकसान वसूला जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर था। अब पुलिस ने वीडियोग्राफी कितनी की, कैसे की, पता नहीं, लेकिन करीब करीब 2000 लोगों से ऊपर लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 8 साल हो गए हैं। जितने भी लोगों को इन केसों में गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक भी शख्स आज तक पुलिस दोषी साबित नहीं कर सकी है। और हाल फिलहाल एक मेजर एफआईआर जो चल रही है, उस एफआईआर में भी इस तरह से काम हो रहा है कि कोई भी सबूत पुलिस ढंग से दे ही नहीं पाई है।
मतलब जिन 2000 लोगों को पुलिस ने हिंसा करने, लूट करने के लिए गिरफ्तार किया और जिनकी हिंसा लूट की आड़ में 42 लोगों की हत्या कर दी, उनके खिलाफ कोई सबूत पुलिस के पास नहीं है और कोर्ट में एक भी केस स्टैंड नहीं किया। अब हाई कोर्ट 8 साल से किस चीज पे सुनवाई कर रही है? नुकसान का पैसा किससे वसूला जाए, और एक कीमत लगभग 300 करोड़ बताई गई। ये पैसा किससे वसूला जाए ये चल रहा है, और जिनसे वसूलना है उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मतलब हाई कोर्ट के 8 साल की हियरिंग का जो भी निष्कर्ष है वो लोअर कोर्ट्स में होने वाली प्रोसीडिंग पर डिपेंड करता है, और लोअर कोर्ट ने ये फैसले सुना दिए भी हाई कोर्ट की जो भी सुनवाई हो रही है सब बेमानी है। अब इस केस में हाई कोर्ट की मदद कर कौन रहा है? एडवोकेट अनुपम गुप्ता। अगर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के वकीलों को रैंकिंग देने लगेंगे ना, तो रैंक 1 पे अगर कोई वकील का नाम आएगा तो उसे एडवोकेट अनुपम गुप्ता कहते हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस वकील को हाई कोर्ट का अंबेडकर माना जाता है। मतलब ये वकील जहां खड़ा हो जाएगा वहां जज को भी टेंशन हो जाती है भी कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, भी ये वकील पकड़ लेगा। ये रुतबा है उस वकील का, और ये वकील इस केस में कानून समझा रहा है। किसको? अदालत को। कौन सा कानून समझा रहा है ये आप भी समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात भी, कोई भी कोर्ट रिट्रोस्पेक्टिव ऑर्डर नहीं दे सकती। मतलब आज जो कानून मान लो बन रहा है, इस कानून के आधार पे कोर्ट आज से पहले अगर कोई घटना घटी है तो उस पर फैसला नहीं सुना सकती, आज से बात सुना सकती है। तो 25 अगस्त 2017 तक ऐसा कोई कानून नहीं था भी अगर हिंसा हो तो जो संस्था इसमें पार्टिसिपेट करे उससे पैसा वसूला जाए। मतलब आज हाई कोर्ट ये फैसला सुना भी दे भी ये पैसा डेरा से वसूला जाए तो भी ये फैसला गैर संवैधानिक होगा। ये बात शायद एडवोकेट अनुपम गुप्ता कोर्ट को समझा नहीं सकते, तब जब वो हाई कोर्ट के सबसे धुरंधर वकील हैं। आगे चलिए, इतना सब कुछ हुआ, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये सरेआम लोगों को गोली मारी गई, एक भी संस्था सरकारी या गैर सरकारी इसके विरोध में सामने नहीं आई। एक भी विक्टिम कोर्ट में मुआवजा मांगने नहीं गया। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये कि जितने भी विक्टिम्स हैं ये इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे थे, ये एक डायरेक्शन पे काम कर रहे थे और ये डायरेक्शन फेल हो गई, और उसके बाद उनको जो नई डायरेक्शंस मिली उसके हिसाब से उन्हें किसी भी कोर्ट में अपील नहीं करनी थी। मतलब कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स कर रही है इसके विरोध में पब्लिक अपना पक्ष रख ही नहीं सकती। ये डिसीजन कोई तीसरा कर रहा है जो इसका विक्टिम नहीं है। तो ये गुलामी है एक तरह की, जैसे आपकी इतनी बड़ी पब्लिक को गुलाम बना लिया गया। अब अगले स्टेप पे समझिए कि जो 300 करोड़ वसूलना है इसकी खबर बार बार मीडिया में दी जाती रही, हर 6 महीने 3 महीने जब भी इसकी सुनवाई होती है। और क्यों? कि ये 300 करोड़ डेरा की पब्लिक में डर बिठाता है, और डेरा की मैनेजमेंट इसी 300 करोड़ को पूरा करने के लिए अब तक डेरा की संगत से 3000 करोड़ से ज्यादा पैसा वसूल चुकी है। अब इसे इस तरह समझिए भी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरह से, और लोअर कोर्ट में जो गिरफ्तार हुए लोग वो निर्दोष हो गए, फिर भी डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक ऐसा जाल बिछाया गया है डर का। इस डर से डेरा की पब्लिक से हजारों करोड़ रुपया वसूला गया, तो ये पैसा किस किस में बटा? और अगर आप इसकी इंक्वायरी मांगने हाई कोर्ट चले भी जाओ तो क्या आपको इंक्वायरी का ऑर्डर मिलेगा? ये सवाल सोचिए। अब हमारा ओपिनियन जो है वो मीडिया के जरिए सामने आता है, और मीडिया ने 25 अगस्त से पहले एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया, भैया देश के अंदर देश के खिलाफ एक बड़ी जंग होने वाली है और अराजकता फैलने वाली है, सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। ये सब कुछ मीडिया में भी प्लान किया जा सकता है, ये आपको आज समझ में आता होगा, उस समय शायद कुछ आम लोग नहीं समझते होंगे।
2019 की याचिका से हमें ये तो समझ में आया कि जेल डिपार्टमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, सेशन कोर्ट रोहतक और जस्टिस अमोल रतन सिंह पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऐसी साजिश पे काम कर रहे हैं जिससे डेरा का कोई भी व्यक्ति, मतलब आम अनुयायी, डेरा प्रमुख तक ना पहुंच सके, और इसमें पूरा साथ डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट आप समझिए भी, हाई कोर्ट के फुल बेंच के जरिए एक ऐसा प्रपंच बनाया गया जिससे आम लोगों से हजारों करोड़ काले धन के रूप में लूटा गया, और ये अभी भी लूट जारी है। तीसरा भी, डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन पे देशद्रोह की धाराएं तक लग गई, लेकिन एक भी दंगाई को पुलिस दोषी साबित नहीं कर सकी। मसलन जब डेरा की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पकड़ रखती है, जो हथियारों के जखीरे फोर्स की नाक के नीचे से गायब कर सकती है, जो कितना करोड़ धन दौलत करेंसी गायब कर सकती है, जो नरकंकाल जो उन्होंने मारे हैं लोग वो गायब कर सकती है, जो आर्मी की इंटेलिजेंस, पूरे देश की इंटेलिजेंस, हाई कोर्ट, हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट सबको चकमा देके चुपचाप बिगी बिल्ली की तरह बेवकूफ बन के जेल में जाके बैठ सकती है और फिर 2 साल बाद बाहर आके नॉर्मल हो जाती है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन इतनी पकड़ नहीं रखती थी भी एक फर्जी केस के अंदर डेरा प्रमुख को जेल हो रही है, उससे उन्हें बचाया जा सके? मतलब ये सारा प्रपंच जो भी है ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के खिलाफ है, और वो है डेरा प्रमुख हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान। अब ये संत जी ऐसा क्या कर रहे थे कि सारे सिस्टम को उनके खिलाफ एक होना पड़ा? एट द एंड हमें यह समझना है भी आखिर 25 अगस्त 2017 की प्लानिंग के पीछे की वजह क्या थी। ये तो समझ में आपको आएगा भी डेरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके हाई कोर्ट, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंडियन इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, आर्म्ड फोर्सेस, ये सब एक प्लान पे काम कर रहे थे, और इस प्लान में जो उन्हें दुश्मन दिखाया गया था वो दुश्मन डेरा प्रमुख थे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया। तो क्या नवंबर 2019 में ये प्लान दोबारा एक्टिव हुआ? ये हम समझ पाएं इससे पहले हमें 25 अगस्त 2017 की नौबत क्यों आई ये समझना जरूरी है।